वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और होपफुली आपने प्रीवियस चैप्टर आराम से प्रीवियस लेक्चर बड़े आराम से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा सारा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे आगे के टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि उसमें हमने जो चीजें पढ़ी थी, 3 चीजों पे हमने फोकस किया था। सबसे पहली चीज थी टर्मिनोलॉजी। होपफुली सबको अच्छे से आया होगा। उन्हीं के रिगार्डिंग में कुछ बातें भी करनी होगी। ओके, सेकेंडली हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन का एक्सोथर्मिक नेचर और उसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को सरफेस केमिस्ट्री में। तो आज हमने कवर करना है दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला एक भी और कंपटीशन में भी आता है। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन बताएंगे उसको भी। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के टाइप्स की बात करें। जैसे जो एब्जॉर्प्शन है हमारा टॉपिक, इस एब्जॉर्प्शन के हम क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन जो बड़े सिंपल सा है वो है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगेन मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि हमारा जो टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में टर्मिनोलॉजी, उसी के रिगार्डिंग में बात करनी है। सभी को पता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के 2 पॉइंट्स थे, एक एब्जॉर्बेंट और दूसरा एब्जॉर्बेंट। उन्हीं की कंसंट्रेशन के डिपेंड के बेसिस पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन जो है दो तरह का होता है। एक होगा आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा होगा आपका ऑब्वियसली पॉजिटिव अगर इधर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ठीक, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। बहुत बढ़िया। चलो, तो जो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है और जो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है, इनको रिस्पेक्टिवली इन्हीं के एरियाज में यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके पॉजिटिव समझा देता हूँ एंड होपफुली पॉजिटिव समझ में आने के बाद नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसको पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन समझ नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ से कवर करेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा था कंसंट्रेशन के बेस पे है और मैंने कहा था एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट 2 टर्म्स के बेसिस पे होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। सपोज ये कोई मटेरियल है, समझ में आ रहा है कि ये कोई मटेरियल है, तो ये इसका सरफेस है, आउटर लेयर, ये इसका बल्क है, अंदर वाला हिस्सा बल्क है ये। तो होता क्या है कि इस बल्क में मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं इस तरह से, और सरफेस पे जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी जो एब्जॉर्बेंट्स आते हैं इस तरह से, साफ दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ एब्जॉर्बेंट्स हैं यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट्स है उसका अमाउंट ज्यादा है किसके कंपेयर में, अंदर के कंसंट्रेशन के कंपेयर में। तो इस केस में जो एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है उसको हम पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि कहा था कि सिंपल होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। तो नेगेटिव जस्ट इसका अपोजिट क्या होने वाला होगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे होने वाला होगा, गेस करो फटाफट, यहाँ पर होने वाला होगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा अंदर ज्यादा होगा बजाय कि बाहर सरफेस की। क्लियरली समझ में आ गया होगा ये। और सिर्फ 2 एग्जांपल याद करने हैं, दोनों ही एग्जांपल सेम है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल आता है कॉन्सेंट्रेशन KCl प्लस ब्लड चारकोल। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे हम तो हमारे सामने जो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। और नेगेटिव काइंड में क्या होगा, डाइल्यूट KCl प्लस वही लिख चुका हूं ब्लड चारकोल, सेम। तो समझ आ गया सभी को, एब्जॉर्प्शन के 2 पार्ट्स होंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पे, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बेसिस पे, और कंसंट्रेशन के बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन को समझाया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। होपफुली समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के अदर टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के टाइप। जो एब्जॉर्प्शन है कंसंट्रेशन के बेस पे हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अगेन वही एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बेसिस पे। किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन 2 तरह का हो सकता है। मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए कहा था कि टर्मिनोलॉजी बार-बार यूज होने वाली है। ठीक है, जो फर्स्ट हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलो, तो इसके बेसिस पे जो एब्जॉर्प्शन है 2 तरह से होगा। एक को हम बोलेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन
और दूसरा होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी फोर्सेस? वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड अगर होगा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे? केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक करेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन को। तो इस वे में पूरा एब्जॉर्प्शन का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, पूरा हमारा कवर भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और उसके बाद हम कवर करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, लिखा मैंने बहुत कुछ है, सारा बनकर बता रखा हूं आपको। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन अभी क्लियर किया था, सभी को बता दिया इसके बारे में। वंडर वॉल एब्जॉर्प्शन क्यों कहा जा रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन? क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स है उसका नाम ही वंडर वॉल फोर्सेस होता है, ये भी क्लियर सभी को। उसी तरह से केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, फिजियोजॉर्प्शन अदर नेम हो जाता है उसका। लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन साइंटिफिक नेम बेस्ड है, केमिकल एब्जॉर्प्शन की वजह से लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन लिखा गया है, केमिकल बॉन्ड से आता है। एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ती है। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल एब्जॉर्प्शन के टाइम पे लगती है क्योंकि केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो और स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में वो ये है, जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है हमारा, कि बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्लियर है सभी को? सेम पॉइंट, दोनों ही सेम है, ये दोनों ही एक्सोथर्मिक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क किस तरह का है? एज यू नो केमिस्ट्री में प्रोसेस सिर्फ कोई एक कांस्टेंट प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक होगा, केमिकल भी एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन कौन कितना एक्सोथर्मिक है वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आता है दैट इज अबाउट रिवर्सिबिलिटी। हम इस फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो टोटली रिवर्सिबल होते हैं। ये रिवर्सिबल होंगे, यानी कि हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, एक तरह का फिजिकल था ना वो, जैसे कि कुछ अमाउंट वाटर का स्प्रेडेड है किसी सरफेस पे, फ्लोर पे, तो इवेपोरेशन में डिसॉर्प्शन भी होगा, यानी कि अब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। ठीक है, जबकि यहाँ बात करें, यहाँ पर बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है वो है कि मेटल का सरफेस है, मान लो कि आयरन का सरफेस है, और आयरन के सरफेस पर जो अट्रैक्शन होता है गैसियस पार्टिकल का वो पूरे सरफेस पे होता है, तो वो भी एक तरह सा केमिकल एब्जॉर्प्शन है। मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगा, वहां बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा मतलब कि केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। बल्क में तो नहीं आ रहा ऑक्सीजन, पहले सरफेस पे है, तो बिल्कुल ठीक, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इरिवर्सिबिलिटी आएगी। अब यहाँ इरिवर्सिबिलिटी कैसे है? कोरोजन लग चुका है, यानी कि रस्सी हो चुकी है आयरन पे, अब ऑक्सीजन बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो टोटली इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नॉट रिवर्सिबल, मर्जी आपकी इरिवर्सिबल लिख सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग अगर आती हो लिख सकते हो। उसके बाद जो आता है थर्ड पॉइंट आता है स्पेसिफिसिटी के ऊपर बात करेंगे। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो है आपके टोटली स्पेसिफिक होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहले पढ़ते हैं ये स्पेसिफिक क्यों है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर होगा। ठीक है, पर्टिकुलर होगा। जैसे यहाँ बताया कि केमिकल एब्जॉर्प्शन, मेटल है, मेटल के सरफेस पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी गैस आ रही है बैठ जाएगी, कोई भी गैस आ रही है बैठ जाएगी, बॉन्ड नहीं बन रहा है। बॉन्ड नहीं बन रहा है मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, मीथेन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, सिर्फ वहां रुक रहे हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। मेटल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटल की सरफेस पे मीथेन गैस आती है, ऑक्सीजन गैस आती है, सल्फर गैस आती है, कार्बन आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होने देगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया नॉन स्पेसिफिक। लेकिन केमिकल
एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक है। रस्टिंग के केस में अगर मेटल के सरफेस पे कार्बन आता है तो कार्बाइड बनने के चांस है, लेकिन रस्टिंग तो नहीं होगी ना। रस्टिंग इज अ केमिकल एड्सॉर्प्शन, ओके। और उसमें वहां पर स्पेसिफिकली क्या चाहिए होगा, आयरन के सरफेस पे ऑक्सीजन का अमाउंट। क्लियर है? तो ये स्पेसिफिक होंगे, ओके। उसके बाद फोर्थ जो आता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये मल्टी लेयर्ड होता है, ये मल्टी लेयर होता है। और जो आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो होगा यूनिलेयर, हो सकते हैं इसको सिंगल लेयर बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, एक देखो जैसे कि मैग्नेट के ऊपर एक ब्लेड अगर चिपकाते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्लेट से ब्लेड चिपक जाएगा, उसी ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड चिपकाया जा सकता है, बिल्कुल चिपका सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, कितना ब्लेड चिपक सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पे, कितना पावरफुल मैग्नेट आपने लिया होगा। कम से कम दो तीन ब्लेड तो चले जाएंगे। तो पहले ब्लेड का मतलब क्या है, एक सरफेस, दूसरे ब्लेड का मतलब है दूसरा सरफेस। तो इस तरह से मल्टी लेयर हो जाएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि ब्लेड और मैग्नेट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड सेटअप तो नहीं हो रहा है ना, तो यही होगा, कोई बॉन्ड सेटअप नहीं है, मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर भी है। यूनी लेयर कैसे होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन, अगेन उसी एग्जांपल से देखो, तीनों पॉइंट को रिलेट कर दिया है। मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन है, दोनों बॉन्ड बना चुके हैं। अब तीसरा अगर गैस आता भी है तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में काउंट होगा, केमिकल तो यूनी लेयर पे ही फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बुक में अगर आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन ये चार बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक हम डिस्कस कर चुके थे पहले प्रीवियस लेक्चर में भी, और इन तीनों के ऊपर पर्टिकुलर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। कैसे रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि व्हाई केमिकल एड्सॉर्प्शन इज यूनी लेयर, या फिर व्हाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर, ठीक है। व्हाई केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, व्हाई दिस इज नॉन स्पेसिफिक, व्हाई दिस इज रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? तीन क्वेश्चन दिए होंगे आपके सामने, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर बट केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। व्हाई? तो रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। और दूसरा एक सीधा साधा क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। होपफुली क्लियर हो गया होगा सभी को टॉपिक, समझ में आ गया है? आगे चलते हैं फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा प्रीवियस जो हमने टॉपिक कवर किया, काफी इंपॉर्टेंट था वो। आगे बात करते हैं एड्सॉर्प्शन के बारे में, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो बात करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करने होते हैं एड्सॉर्प्शन को। बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है, और केमिस्ट्री में आप कभी भी जब भी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेवलप होता है रिगार्डिंग रीजनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, फिर एक एक करके यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है नेचर। अब नेचर किसका, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट and absorbent, इनका नेचर। सेकेंडली क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद सरफेस एरिया की, ठीक है। सरफेस एरिया को कवर करने के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेम्परेचर, और फिर लास्ट रह जाएगा हमारा प्रेशर, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनको हमने वन बाय वन यहाँ पर समझना है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। पहले एड्सॉर्बेट देखते हैं, फिर एड्सॉर्बेट कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखना है एड्सॉर्बेट का क्या नेचर है, यानी कि जो मटेरियल सरफेस पे आकर के स्टिक करने वाला है उसके नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। देखो, अगर एड्सॉर्बेट की डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंसिटी है, या फिर उसमें पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इन तीनों ही केसेस में वो बड़े ही आराम से एड्सॉर्बेंट पे आकर के स्टिक कर जाएगा। एड्सॉर्बेंट के लिए बड़ा ही आसान होगा हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल को पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल को इधर खींचना, क्योंकि हाई डेंसिटी होगी तो मास ज्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ डिप करेगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी ज्यादा होगी उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन का मतलब कंप्रेशन जल्दी से हो जाएगा उनमें, यानी कि लिक्विफिकेशन जल्दी से हो जाएगी वहां पर, और लिक्विफिकेशन जल्दी होगी तो वो गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से फिर इजीली वो वहां पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। स्टेबिलिटी में भी यही चीज है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी।
अब देखते हैं एड्सॉर्बेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बात करें एड्सॉर्बेंट की, सबसे अच्छे एड्सॉर्बेंट कौन हो सकते हैं माना जाता है और प्रूव है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ज्यादातर उनमें से एलिमेंट जो है अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल में वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जहां पर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा वहां पर जो है एक चांस बनता है एड्सॉर्बेंट के लिए कि एड्सॉर्बेंट्स पे आकर के जल्दी से स्टिक करें। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट में डी सबशेल पे ध्यान करें, डी सबशेल। और डी सबशेल भी कैसे होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, डी सबशेल होना चाहिए वैकेंट। ये एग्जांपल आपने देखा होगा, ज्यादातर इसीलिए कैटालिस्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं, कैटालिस्ट के यूज करते हैं डी सबशेल में से, क्योंकि उनमें डी में खाली इलेक्ट्रॉन का स्पेस होता है। ठीक है, तो होपफुली नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एब्सॉर्बेंट क्लियर है। अब क्रिटिकल टेंपरेचर कवर करते हैं स्टूडेंट्स, फिर क्रिटिकल टेंपरेचर की बात करते हैं। क्रिटिकल टेंपरेचर आपने पढ़ा ना जूनियर क्लासेस में। क्रिटिकल टेंपरेचर का मतलब क्या है कि क्रिटिकल टेंपरेचर का किसी का ज्यादा है, किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेंपरेचर का ज्यादा है तो उसको लिक्विफाई करना आसान रहता है, और लिक्विफाई करना अगर आसान होगा मतलब कंप्रेशन इजी हो रहा है। कंप्रेशन इजी होने का मतलब कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास है, मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो उनका स्टिक करना इजी हो जाएगा एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, एक मैथमेटिकली फार्मूला आता है यहाँ पे कि जो टीसी है इज इक्वल टू होता है 8a/27 RB। यहाँ पे a और b वन टर मोल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और r गैस कांस्टेंट होता है। ये क्रिटिकल टेंपरेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फार्मूला से पता चल रहा है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a के, और a का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी क्रिटिकल टेंपरेचर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा मतलब पोलैरिटी वाला पॉइंट आ गया ना, मैंने एब्सॉर्बेंट के केस में बताया था पोलैरिटी वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा जितना ज्यादा क्रिटिकल टेंपरेचर उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, इन सभी का क्रिटिकल टेंपरेचर दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि सबसे जल्दी से कौन सी गैस लिक्विफाई होगी या कौन सी गैस एब्सॉर्ब होगी, या उन चारों का एक ऑर्डर पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया को मैं जोड़ दूंगा अपने प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से। ठीक है, देखो कैसे होगा। सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है, देखो मान के चलो कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया अगर बहुत ज्यादा है तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का नंबर भी ज्यादा होगा, और सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का नंबर अगर ज्यादा होगा तो होगा क्या, वहां पर सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ज्यादा रेजिडुअल फोर्स होगा। और आपने पढ़ा है मैकेनिज्म में कि रेजिडुअल फोर्सेस हमेशा क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, और नंबर ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सरफेस टेंशन के, और सरफेस टेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्पेस नहीं आगे सुन लेना, सरफेस टेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेजिडुअल फोर्सेस के, और रेजिडुअल फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट्स कवर करने के बाद हमारा टेम्परेचर रहता है। देखो टेम्परेचर का मैं यही बता देता हूं कि जो टेम्परेचर है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे अलग उसका फर्क पड़ता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन पे उसका फर्क अलग पड़ता है। ठीक है, दोनों ही बातें अलग हैं, फिजिकल के लिए अलग, केमिकल के लिए अलग, दोनों ही एक्सोथर्मिक नेचर है, और लीच एंड लायर प्रिंसिपल लगाता है यहाँ पे। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, कवर कर लेंगे इसको। फिर अब करते हैं प्रेशर को। प्रेशर को कवर करने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आप सबका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली है क्या, देखो नाम ये तो साइंटिफिक नेम हो गया, एब्जॉर्प्शन को आइसोटोप दिया है। आइसोटोप मतलब जो कांस्टेंट टेंपरेचर पे एक कर्व दिया है हमें, आइसो कांस्टेंट थर्म टेंपरेचर, तो आइसो थर्म मतलब कि एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे इन्होंने अपना कर्व दिया था। अच्छा, जो इन्होंने फार्मूला दिया है उस फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इसलिए क्योंकि जो इनका फार्मूला था वो मैथमेटिकल सपोर्टलेस है, कोई मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है उसका, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हाइपोथेटिकल प्रूफ जरूर है उसका।
ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ absorption is directly proportional to the pressure raised to power 1/9, सॉरी 1/n, ठीक है, 1/n की रेज पावर के, तो उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं x/m क्या है यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा ये पावर 1/n, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सभी जानते हैं इस बारे में कि x/m हो जाएगा kp 1/n, ठीक है सभी को ये। तो ये वो फॉर्मूला है जो एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो हाइपोथेटिकली तो प्रूव्ड है बट मैथमेटिकली प्रूव इसका नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ हर एक का मीनिंग क्या है। तो x का मतलब यहाँ पे आता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट होगा ये, और m आ जाता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पर x/m का क्या मतलब हुआ, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब है m के सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो स्टेटमेंट में यूज किया हमने, ठीक है। और जो यहाँ p है वो प्रेशर और k and n ये क्या है, दोनों कांस्टेंट्स, ठीक है, जिसमें कि n जो है इंटीजर होगा, क्लियर है सभी को। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है फ्लूइडिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें ये इसका डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, ये इसके फॉर्मुलेशन रहेंगे जो एम्पिरिकल बेस है ओनली, ये इनकी एड्रेसिंग है, किसका क्या मीनिंग है। तो x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब क्या होता है यहाँ से क्लियर हो गया होगा सभी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के रेज़्ड टू पावर 1/n, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल के आगे कांस्टेंट k लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, क्लियर है। तो इन्होंने ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया किसके लिए था, एक इंडस्ट्रियल ग्राफ है, इंडस्ट्रियल ग्राफ को ये फॉर्मूला किस तरह से सपोर्ट करता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं, उसको नोट करो तब तक ये। तो स्टूडेंट्स ये है इंडस्ट्रियल ग्राफ, इसमें बात कर रहा हूँ x/m वर्सेस p, ठीक है, कांस्टेंट टेंपरेचर देखेंगे। तो ये वो आइसोथर्म है जिसको हमने बैक करना है इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो इसको हम समझेंगे तीन केसेस के थ्रू, फॉर्मूला क्लियर है सभी को, ठीक है। तीन केस में सबसे पहला केस लेगा मैं लो प्रेशर पे, एंड लो प्रेशर मैं n की वैल्यू ले रहा हूं 1, तो इसको मैं पुट करता हूं 1/n में, 1/1 इक्वल टू 1, और ये क्लियरली सभी को क्लियर सा समझ में आ रहा होगा कि x/m क्या आने वाला है, x/m इज इक्वल टू आ जाएगा kp, ठीक है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx के साथ, तो ये ग्राफ बनेगा x/m वर्सेस p का स्ट्रेट, ठीक है, जिसमें कि y x/m हो गया, p आपका x हो गया, और m का स्लोप k का स्लोप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये केस 1 के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है, क्लियर है सभी को। केस 1 के बाद हम चलते हैं केस 3 पे, जी हाँ, केस 3 पे, केस 1 जो है उसके बाद केस 3 चल रहा है सीधा, केस 3 समझेंगे, केस 1 समझ में आ चुका है, इसके बीच में जो रहेगा, ठीक है, फिर उसको समझते हैं, इसको करने के बाद ये इजीली समझ में आ जाएगा इस पे को, ठीक है। तो देखते हैं इसको केस 3 क्या कहता है। हमने वो केस लिया सबसे लो का, लो प्रेशर का, इसको लेते हैं हाई प्रेशर पे। एट हाई प्रेशर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेता हूं। अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट ले रहा हूं तो सबको क्लियर है कि 1/n इज इक्वल टू 1/infinity इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 को मैं यहां पुट करता हूं अगर, तो p जो है 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/m इज इक्वल टू k, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा मैथमेटिकल ग्राफ बनने वाला है x/m का, ठीक है, प्रेशर के कंपेयर में, तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो ये एक सर्टेन वैल्यू से निकल सकता है, मैं इसको यहां से शुरू कर सकता था एक सर्टेन वैल्यू से, क्लियर है सभी को। ओके, अब हम लो प्रेशर कवर कर चुके हैं, हाई प्रेशर कवर कर चुके हैं, तो लो और हाई के बीच में क्या रहेगा, इंटरमीडिएट प्रेशर का टर्म रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं केस 2 को बाद में करवा रहा था। तो केस को देखो क्या कहता है, केस 2 में एट इंटरमीडिएट प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो n की वैल्यू लेनी है हमें 1 से ग्रेटर लेनी है और इनफाइनिटी से कम लेनी है। तो अगर मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखता हूं, इसका मतलब है कि 1/n जो है फ्रैक्शनल आने वाला है, कोई भी वैल्यू रख के देखो,
n 1/n क्या आने वाला है, ये फ्रैक्शनल ही देगा तुम्हें, और ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, तो हमारे पास इक्वेशन एज इट इज रहेगी x/m = k p की पावर 1/n। ठीक है, और पावर अगर उसमें एक्सपोनेंशियल में हो तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो कर्व में आएगा। ग्राफ किसमें आने वाला है, कर्व में। ठीक है, तो अब एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर ग्राफ क्लियर करके दिखाता हूँ तीनों को मिला करके। फर्स्ट केस में ग्राफ ऐसा बन रहा है, थर्ड केस में ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो जो ये सेकंड केस है ये कहीं ना कहीं पे कर्व आएगा, ये सेकंड वाला ग्राफ बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ देखो और वो ग्राफ देखो, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ एक बार, तो ये मान करके चलो ये जहां स्ट्रेट है, जितना स्ट्रेट है ये केस 1 के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, और ये जहां स्ट्रेट आना शुरू कर गया यहां से स्ट्रेट, ये केस 3 की बात हो जाएगी, और जो ये पूरा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ जो है वो किस पे आएगा स्टूडेंट्स, केस 2 पे। तो सभी को इंडस्ट्रियल ग्राफ समझ में आ गया होगा, केस 1 केस 2 केस 3 तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ग्राफ के अंदर यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब है सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर वो प्रेशर होता है, एक मैक्सिमम प्रेशर जहां के बाद जो ग्राफ है उसके प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो, जो ग्राफ जा रहा है कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फुल्ली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, खत्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, होपफुली वीडियो समझ में आया होगा सभी को। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट, और फिर तब तक आप इसकी स्टडी करो, नोट्स बनाओ इसके। थैंक यू।